नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो मैं स्टेट कांग्रेस कमेटी के सभी वरिष्ठ नेताओं का और सभी प्रेस के पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों, हमने ये लक्ष्य तय किया है कि हम पंजाब के एक एक गांव तक संविधान का पाठ शुरू करेंगे। एक एक गांव में हर जातियों से निकालकर प्रतिनिधि ढूंढकर उनके बीच में संविधान ने उनको क्या दिया, कौन से अधिकार संविधान ने उनको दिए जो पंजाब की सरकार ने और केंद्र में मोदी जी की सरकार ने उनसे छीन लिए। हम वो भी बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आज़ादी का आंदोलन किस पार्टी के नेतृत्व में लड़ा गया, किस पार्टी के नेता आज़ादी के आंदोलन में जेल गए, किस पार्टी के जुड़े लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में कुर्बानी दी। वो कौन सी पार्टी है जिसने आधुनिक भारत का सपना देखा, वो कौन सी पार्टी है जिसने मनुस्मृति के स्थान पर एक ऐसा संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में दिया जिसने जिस देश में हर 50 किलोमीटर पर भाषा और संस्कृति बदल जाती हो, जिस देश में 6743 जातियां हों, जिस देश में अनेकों धर्म अनेकों भाषाएं हों, जो देश आज़ादी से पहले 562 रियासतों में बटा हो, ऐसे देश को एक मजबूत सशक्त राष्ट्र के रूप में तैयार करना कितना बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन नेहरू जी की सोच और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का विजन और उसमें गांधी जी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल और इस प्रकार के कई सारे बड़े नेताओं का जो विजन था, उन्होंने मिलकर एक ऐसे आधुनिक भारत का सपना देखा जिसमें तमाम जाति धर्म के अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोग, तमाम संस्कृतियों के लोग मिलकर रह सके और एक मजबूत सशक्त राष्ट्र बन सके। और वो बना भी। और वो सरकार थी कांग्रेस की जिसने भारत को एम्स दिया, जिसने भारत को IITs दी, जिसने भारत को IIM दिया, जिसने भारत को इंडियन रेलवेज दिया, जिसने भारत को ONGC दिया, जिसने भारत को हिंदुस्तान पेट्रोलियम दिया, जिसने भारत को 100 से ज़्यादा PSUs दिए। और इतना ही नहीं, जहां एक तरफ भारत में तमाम बैंक और इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट होती थी, लेकिन कांग्रेस का एक विजन था जिसने जुलाई 1969 में 14 बड़े प्राइवेट बैंकों को राष्ट्रीयकरण करके सरकार के अधीन लिया और इंश्योरेंस कंपनी और बैंक सरकार के अधीन आई, जिसके माध्यम से खास तौर पर जो वंचित वर्ग, विशेष रूप से दलित, आदिवासी, जो भारत में हजारों साल तक मनुस्मृति के चलते शिक्षा से, संपत्ति से, व्यापार से वंचित रहा, संविधान ने उनको आगे बढ़ने का मौका दिया। और जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, इंश्योरेंस कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 100 से ज़्यादा PSUs बने, तो करोड़ों दलित और आदिवासियों को भारत की सरकार में और राज्य सरकारों में सरकारी नौकरियों में मौका मिला। वजीफे की व्यवस्था की, वजीफे की व्यवस्था से, वजीफे की मदद से पढ़कर लोग और रिजर्वेशन की मदद से लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, वकील बने, जज बने, ब्यूरोक्रेट्स बने। तो ये जो रास्ता था इस देश के वंचित वर्गों को, खासतौर पर आदिवासी और दलितों को मुख्य धारा में लाके उनको भी आगे बढ़ने का रास्ता बनाने का, वो विजन केवल और केवल कांग्रेस का विजन था, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा को संविधान में डालकर और उसको टारगेट लेके कांग्रेस ने जो योजनाओं को ईमानदारी से लागू किया, उसका परिणाम ये हुआ कि रिजर्वेशन के माध्यम से, स्कॉलरशिप की मदद से लोग पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, जज बने, प्रोफेसर बने, साइंटिस्ट बने, ब्यूरोक्रेट्स बने, बड़ी बड़ी कुर्सियों तक पहुँचे, MP बने, MLA बने, मुख्यमंत्री बने। और भारत में तो पहला मुख्यमंत्री भी
दलित अगर किसी ने बनाया तो कांग्रेस ने बनाया। अब तक जितने भारत में मुख्यमंत्री बने उसमें 5 मुख्यमंत्री अब तक कांग्रेस पार्टी ने बनाए। तो एक वो पार्टी है जो देने वाली है, जिसने सैकड़ों पीएसयूज बना के हमारे आगे बढ़ने का रास्ता बनाया, और एक वो पार्टी है जो छीनने वाली है। ग्राम पंचायतें दी, मनरेगा दिया, फूड सिक्योरिटी दिया, सूचना का अधिकार दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, और जल जंगल जमीन में अधिकार दिया। अगर मैं उस पर चर्चा करूंगा तो फिर 2-3 घंटे तो इस पे लग जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या दिया। तो मैं सिर्फ ब्रीफ में बताता हूं, जो कांग्रेस ने इस देश को और इस देश के वंचित लोगों को दिया, उसको छीनने में केवल आरएसएस बीजेपी की भूमिका नहीं है, बल्कि 2011 के आसपास जो दिल्ली के रामलीला मैदान में आरएसएस ने बीजेपी ने मिलकर जो यूपीए की सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र किया, उस षड्यंत्र का हिस्सा या सिपाही जिसके कंधे पर रख के पूरे षड्यंत्र को अंजाम देने का काम किया और पूरी तरह झूठ के आधार पर किया, तो वो अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल थे। क्या था वो आंदोलन? भ्रष्टाचार की बात करके वो आंदोलन चला। 24 घंटे टीवी पे अन्ना हजारे और केजरीवाल दिखते थे, कहते थे भ्रष्टाचार खत्म करना है, काला धन वापस लाना है, लोकपाल वापस लाना है। जनता को दिग्भ्रमित किया, बेवकूफ बनाया और यूपीए की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को बदनाम किया। और उसका रिजल्ट यह है कि 2014 में जिस लक्ष्य को लेके वो अन्ना हजारे को बिठा के आंदोलन किया था, वो उस लक्ष्य में सफल हुए और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी और दिल्ली के अंदर 28 सीटों के साथ कांग्रेस की समर्थन से आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। सरकार 49 दिन में क्यों गिरी? अगर आपको याद हो, सारे प्रेस के बंधुओं को याद होगा, केजरीवाल जी ने कहा था कि ये कांग्रेस के 8 विधायक मदद नहीं कर रहे, मैं लोकपाल लाना चाहता हूं, इसलिए मैंने रिजाइन कर दिया, सरकार गिरा दी। लेकिन केजरीवाल जी ने कभी यह नहीं बताया कि अगले चुनाव में 2015 के अंदर 70 में से 67 सीट आने के बाद वो लोकपाल। झूठ के आधार पर कब तक चलोगे? 14 में मोदी जी की सरकार बन गई, सारी जांच एजेंसियां उनके पास, इनकम टैक्स उनके पास, सीबीआई उनके पास, ईडी उनके पास, सारे साधन संसाधन उनके पास। उन्हीं की सीबीआई ने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो सबसे ज्यादा प्रचारित किया, कोल ब्लॉक घोटाला सबसे ज्यादा प्रचारित किया, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी और कोल ब्लॉक घोटाले में कोर्ट ने कह दिया कि कोई घोटाला हुआ नहीं है। तो फिर सच क्या है? और कॉमनवेल्थ घोटाला, वो भी कोर्ट से बरी हो गया, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं था, ना कोई कोल ब्लॉक घोटाला था, ना कोई 2G स्पेक्ट्रम घोटाला था। अन्यथा जब सरकार बीजेपी की बन गई, मोदी जी की बन गई, जांच एजेंसी आपकी थी, तो जांच में पूरी जांच करने के बाद क्लोजर रिपोर्ट लगाते हुए खुद इनकी सीबीआई ने कहा कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला में कुछ नहीं है, कोई घोटाला हुआ नहीं है। सारे घोटाले झूठे निकले और लोकपाल का क्या असर? आज लोकपाल कहाँ है? काला धन वापस लाने की बात थी, आज 3 गुना बढ़ गया और 3 गुना काला धन बढ़ने के बाद आज वो अन्ना हजारे कहाँ हैं और वो अरविंद केजरीवाल कहाँ हैं, जो इतने बड़े वीआईपी, जो आम आदमी की बात करके आए, आज इतने बड़े वीआईपी बन गए कि सत्ता जाने के बाद वो दिल्ली में नहीं है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन आज दिल्ली में क्यों नहीं है? जिस जनता ने आपको 10 साल वहां राज करने का मौका दिया, जैसे ही आप सत्ता से जनता को छोड़ के भाग गए। आपको इतना वीआईपी कल्चर में आपको आदत पड़ गई कि आज यहां महल में रह रहे हैं। आप उनका लाइफस्टाइल देखिए, सरकार के सारे संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और तो और झूठ देखिए, 2017 के चुनाव में मुझे याद है, मैं चूंकि आम आदमी पार्टी में विधायक था, उस वक्त प्रचार में था मैं, इन्होंने वादा किया था कि अब हमारी सरकार बनेगी तो हम एक दलित को डिप्टी सीएम बनाएंगे। तो सरकार उस बार नहीं बनी, लेकिन 2022 में बनी। आज तक क्यों नहीं बनाया? और आपने वादा किया था हम महिलाओं को 1000 रुपये महीना देंगे। सरकार के 5 साल पूरे होने वाले, सरकार जाने वाली है, यहां से भी सत्ता खत्म होने वाली है, लेकिन वो वादा भी पूरा नहीं हुआ।
आपकी अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोफेसर्स की वैकेंसी निकलती है, उसके अंदर आप पक्षपात करते हैं, उसमें दलितों को रिजर्वेशन नहीं देते। और पंजाब भारत का नंबर 1 ऐसा प्रदेश है जहां दलितों की जनसंख्या, आज अगर जनगणना होगी तो शायद 38 से 40% दलित पंजाब के अंदर हैं। लेकिन आपको मौका मिला दिल्ली में सांसद बनाने का, लोग राज्यसभा भेजने का, दिल्ली में सरकार बनी दलित मुस्लिम के दम पर, लेकिन 3 राज्यसभा भेजे, कौन भेजे? तीनों स्वर्ण जाति के भेजे। और जब पंजाब की बात आई, पंजाब में 7 राज्यसभा सांसद भेजने थे, तो जिस प्रदेश में दलित की जनसंख्या लगभग 38 से 40% है और जिन्होंने भर भर के वोट दे के जिताया, जब राज्यसभा में उनको हिस्सेदारी, रिप्रेजेंटेशन देने की बात आई, तो आपने वहां भी उनको 7 में से 1 सीट तक भी किसी दलित को नहीं दी, किसी ओबीसी को नहीं दी। तो ये जातिवादी लोग लगातार पंजाब की जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। कह के आए थे हम लोग नशे को बंद कर देंगे, तो मैं तो आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या पंजाब में नशा बंद हो गया? रोजगार देने की बात करते थे, क्या सबको रोजगार मिल गए? भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते थे, आज पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है। तो झूठ के ऊपर, झूठ की बुनियाद पर कोई भी इमारत बनेगी तो उस इमारत का ध्वस्त होना तय है। और जिस झूठ की बुनियाद पर 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल ब्लॉक घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, काला धन वापस लाना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है, इन सारी बातों को करके ही तो आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। और आज पंजाब के अंदर पंजाब की जनता के साथ आम आदमी पार्टी खुलेआम धोखा कर रही है। और उसके VIP नेता जो सत्ता के बिना अब जिंदे नहीं रह सकते, दिल्ली हारते ही आज वो सत्ता का मजा पंजाब में ले रहे हैं। तो इन सब बातों का जवाब मुझे लगता है इनको देना पड़ेगा, और कोठी नंबर 50 का भी इन्हें बताना पड़ेगा। सरकार जनता का पैसा कलेक्ट, जो टैक्स से कलेक्ट होता है, जिससे सरकार चलती है, वो इसलिए नहीं होती कि आप महल बना के उसका एंजॉय करो। दिल्ली में शीश महल बनाया, आप शीश महल आपने चंडीगढ़ में बना लिया। तो ये धोखेबाजी आखिर कब तक चलेगी? शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन जिसमें 11 मेंबर होते थे, उसको आपने घटा के 6 कर दिया, और केवल 6 ही नहीं किया, उसकी सारी शक्तियां खत्म कर दी। आज शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन, जिसकी जिम्मेदारी बनती है सरकार की पॉलिसीज पर नजर रखना कि वो SC ST के जुड़े हुए विकास की योजनाओं को सरकार ठीक से इंप्लीमेंट कर रही है या नहीं कर रही है, और अगर कहीं दलित उत्पीड़न होता है तो उनके केसेस को टेकअप करना, वहाँ विजिट करना, उनकी बात सुनना, उनको न्याय दिलवाना, जिसके लिए शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन बना। इन्होंने तो शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन को भी डिफंक्ट कर दिया। आज वहाँ कोई जाता ही नहीं, चूंकि पता वहाँ से कोई न्याय मिलना नहीं है, और जो चला जाता है वो धक्के खाता रहता, तारीख पे तारीख, लेकिन कोई काम होता नहीं है। और भ्रष्टाचार यहाँ चरम पर है, कोई काम बिना पैसे दिए होता नहीं है। तो आज मुझे लगता है कि पंजाब की जनता आज परेशान है, दर्द में है, कराह रही है कि क्या कह के हमारा वोट झूठ बोल के लिया था, और इन्होंने धोखेबाजी के सिवाय कुछ किया नहीं है। इसका जवाब पंजाब की जनता आने वाले समय में इस सरकार को देगी। साथ ही साथ जिस प्रकार केंद्र की सरकार ने मनरेगा को खत्म कर दिया, उसी प्रकार यहां भी जितनी योजनाएं, स्कॉलरशिप सुना, एक वो बच्चे के लिए शादी के लिए सगन की कोई व्यवस्था थी, 51,000 देते थे, 2-2 साल बाद सगन का पैसा मिलेगा, जबकि लोगों को मदद हो जाती, चलो शादी में पैसा काम आ जाएगा। अब वो सगन का ही पैसे के लिए अगर 2 साल लड़की का पता इंतजार करेगा, तो इस सगन की योजना का फायदा क्या है? ये धोखेबाजी आखिर किस लिए? या तो आप स्वीकार कीजिए आप फेल हैं। पंजाब की सरकार पूरी तरह विफल है, मान सरकार पूरी तरह फेल है, इनके बस की सरकार चलाना नहीं है। ये केवल मार्केटिंग कर सकते हैं, ये मार्केटिंग पे हजारों करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं, लेकिन योजनाओं को जमीन पर उतारने में पूरी तरह विफल यहाँ है। और जिस तरह दिल्ली के अंदर जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बनाकर दिल्ली के 15,000 बच्चों को सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल, तमाम तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग की व्यवस्था मैंने मंत्री रहते उनके साथ की थी। मुझे दुख है कि केजरीवाल जी के ही समय उन्हीं की आंखों के सामने वो योजना बंद कर दी गई, और मैंने उनसे कहा तो मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया। दिल्ली के अपने इंजीनियरिंग कॉलेज, दिल्ली सरकार के लॉ कॉलेज, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है द्वारका के अंदर, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है द्वारका के अंदर, साबा डेयरी के अंदर दिल्ली के अंदर, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है,
आप जान के तंग मतलब आपका मन दर्द से भर जाएगा, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। वहाँ पर लॉ के अंदर 5 साल का लॉ का कोर्स है दिल्ली सरकार के कॉलेज में, 1 साल की फीस 3.25 लाख रुपया है। उसमें हॉस्टल का खर्चा नहीं है, किताबों का खर्चा नहीं है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं है, और एडमिशन के टाइम पे कोचिंग 2 से 3 लाख रुपए की कोचिंग, और एडमिशन हो गया तो 5 साल 1 साल का खर्चा 5 लाख। 5 साल की लॉ की डिग्री करने के लिए 25 लाख प्लस 3 लाख 28 लाख रुपया चाहिए। शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब जिनकी 99% जनता 5,000 से 20,000 रुपये महीना कमाती है, क्या वो अपने बच्चे के 25 लाख रुपए का खर्च उठा सकती है? एक भी उनकी स्कॉलरशिप की योजना नहीं है। मुझे दुख है, यहाँ पंजाब का भी वही हाल कर दिया है, यहाँ भी स्कॉलरशिप लगभग बंद है, स्कॉलरशिप का पैसा बच्चों को मिल नहीं रहा है, और पैसे के अभाव में उनकी पढ़ाई छूट रही है। दिल्ली के अंदर कोई रिकॉर्ड चेक कर ले, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले दलित छात्र और इंजीनियरिंग कॉलेज में